नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर तुंगीश बंसल और आज हम जानेंगे स्कोलियोसिस की गलत धारणाओं के बारे में। स्कोलियोसिस के अराउंड बहुत सारी जो है गलत धारणाएं आमतौर पर पेशेंट्स की होती हैं। आज हम उस सारी धारणाओं को एक ना एक करके जानेंगे और पहचानेंगे कि क्या इनमें कोई सच है या नहीं। आइए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं मिथ्स अबाउट स्कोलियोसिस के बारे में। सबसे पहली जो मिथ स्कोलियोसिस के बारे में एसोसिएटेड है वो है कि स्कोलियोसिस बच्चों में बुरे पोस्चर की वजह से होती है। बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो सोचते हैं कि स्कोलियोसिस जो है बच्चों में वो बहुत बुरे पोस्चर की वजह से या उनके गलत तरीके से सोने की वजह से या गलत तरीके से बैठने की वजह से या गलत तरीके से लेट के पढ़ने की वजह से ये स्कोलियोसिस हुआ है, जबकि पोस्चर का स्कोलियोसिस से कोई रिलेशन नहीं है। जो पोस्चर की वजह से कमर में टेढ़ापन दिखता है वो ऑफन करेक्टेबल होता है। जैसे ही बच्चा सीधा खड़ा होता है तो ये स्कोलियोसिस जो है करेक्ट हो जाता है। बट रियल स्कोलियोसिस है वो बच्चे के सीधा खड़े होने के बाद भी कमर में टेढ़ापन दिखता रहेगा और वो स्कोलियोसिस जो है वो करेक्ट नहीं होता है। तो इसके लिए बच्चों को अगर हम बोले कि आपका गलत पोस्चर की वजह से आपकी कमर टेढ़ी हो गई है या हम उनको ब्लेम करें तो ये सही नहीं है। तो आज सबसे पहली मिथ जो मैं बस्ट करना चाहूंगा और जिसको मैं गलत धारणा को सही करना चाहूंगा वो ये है कि गलत पोस्चर की वजह से स्कोलियोसिस नहीं होता है। आइए दूसरी स्कोलियोसिस की जो धारणा है या दूसरी जो आमतौर पर हम बात मानते हैं उसको हम जांचते हैं। दूसरी धारणा जो है वो ये है कि स्कोलियोसिस जो है वो बच्चों के बहुत ज्यादा हैवी वजन कैरी करने की वजह से या बहुत ज्यादा हैवी स्कूल के बैग्स कैरी करने की वजह से होती है। तो ये जो धारणा है या ये जो मिथ है ये भी बहुत बिल्कुल गलत है। आज इस मिथ को भी मैं बस्ट करना चाहूंगा। स्कोलियोसिस का हैवी स्कूल बैग्स की वजह से या कोई हैवी वेट कैरी करने की वजह से स्कोलियोसिस के बढ़ने का या स्कोलियोसिस होने का कोई रिलेशन नहीं है। तो हम इस धारणा को भी जो है अपने दिमाग से निकाल दें कि स्कोलियोसिस जो है वो बच्चे के कोई हैवी वजन उठाने की वजह से या कोई हैवी स्कूल बैग की वजह से ये स्कोलियोसिस हो रहा है। तीसरी धारणा जो मैं आपके जहन से निकालना चाहूंगा वो ये है कि फिजियोथेरेपी और कायरोप्रैक्टिक का स्कोलियोसिस में क्या रोल है। स्कोलियोसिस का जो कर्व है वो रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होने की वजह से होता है। जब स्कोलियोसिस होता है तो वो स्कोलियोसिस के जो इंक्रीज होता है वो ग्रोथ स्पर्ट के कारण होता है। जब वो बच्चा अपनी ग्रोथ खींचता है तब भी स्कोलियोसिस का कर्व जो है वो बढ़ता है। स्कोलियोसिस में कायरोप्रैक्टिक द्वारा या फिजियोथेरेपी द्वारा जो भी एक्सरसाइजेस या कोई भी थेरेपीज करी जाती हैं उनसे जो स्कोलियोसिस से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि बैक पेन है या फिर कोई मसल स्पाज्म है उन सब का निदान किया जा सकता है। बट स्कोलियोसिस का कर्व जो है वो फिजियोथेरेपी या कायरोप्रैक्टिक की थेरेपीज द्वारा रिवर्स नहीं किया जा सकता है। स्कोलियोसिस जो है वो उसके अंदर सिर्फ ब्रेसिंग और सर्जरी का रोल है। इसलिए ये स्कोलियोसिस की जो के अराउंड एक गलत धारणा जो है वो एसोसिएट हुई है कि फिजियोथेरेपी या कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट लेने से स्कोलियोसिस का कर्व जो है वो रिवर्स किया जा सकता है या स्पाइन जो है वो वापस सीधी करी जा सकती है। तो ये बिल्कुल गलत है। तो आप इस धारणा को अपने मन से निकालें और आज मैं ये मिथ बस्ट करना चाहूंगा कि स्कोलियोसिस कर्व जो है वो कायरोप्रैक्टिक या फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट से रिवर्स किया जा सकता है। चौथी धारणा जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे वो ये है कि क्या सारे स्कोलियोसिस के कर्व्स जो हैं वो उनमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है या नहीं। ये धारणा कि सारे स्कोलियोसिस के कर्व्स में या सारी स्कोलियोसिस में या सारी जो रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन है उसके अंदर सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, ये बिल्कुल गलत है। अगर जो स्कोलियोसिस का कर्व है वो 40 डिग्री से कम होता है तो हमें ब्रेसिंग या फिर सिर्फ उस कर्व को ऑब्जर्व करके सीरियल फॉलोअप एक्सरेज की ही जरूरत पड़ती है। अगर कर्व जो है वो 40 या 45 डिग्री को क्रॉस करता है तभी हमें सर्जरी का जो है सहारा वो लेना पड़ता है। ये जो हम मॉनिटरिंग करते हैं बच्चों की या जो हम ये देखते हैं कि कर्व जो है वो बढ़ तो नहीं रहा है वो हम स्केलेटल मैच्योरिटी तक देखते हैं। स्केलेटल मैच्योरिटी का मतलब है कि बच्चा जो है वो अपनी सारी ग्रोथ जो है वो कर चुका है, वो एडल्ट जो अपनी हाइट है उस पर आ चुका है और एडल्ट हाइट पर आने के बाद में उसकी फर्दर जो बोन्स की ग्रोथ है या स्पाइन की ग्रोथ है वो अब नहीं बची है। जब बच्चा स्केलेटल मैच्योरिटी पे क्रॉस कर जाता है और उसका जो कर्व है वो 40 डिग्री से कम होता है तो उसके कर्व के बढ़ने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। जब वो प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है तो हमारे को जो कर्व के बढ़ने के चांसेस हैं वो बहुत कम रहते हैं। इसलिए हम स्कोलियोसिस के कर्व्स में अगर वो 40 डिग्री से कम है और बच्चे जो हैं वो स्केलेटली मैच्योर हो गए हैं यानी कि उनका जो हाइट बढ़ने का जितना सिलसिला था वो सारा जो है वो खत्म हो गया है तो हम उसके अंदर कोई इंटरवेंशन नहीं करते हैं। हमारे को सिर्फ जो है उन बच्चों को ऑब्जर्व करना पड़ता है ताकि अगर वो फ्यूचर में कभी कर्व बढ़े तो ही हम इंटरवीन करें, नहीं तो हम नहीं। स्केलेटल मैच्योरिटी की जो एज है वो गर्ल्स के अंदर अराउंड 14 से 15 साल के आसपास होती है और बॉयज के अंदर वो 15 से 16 साल के आसपास होती है। तो अगर आपके बच्चे की उम्र जो है वो 16 साल से क्रॉस कर गई है और उसका कर्व जो है वो 40 डिग्री से कम है तो
बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि उसे किसी भी सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पांचवी धारणा जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो है कि स्कोलियोसिस की सर्जरी अनसेफ है। ये बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं और जो रिलेटिव्स हैं और जो वो अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद होते हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि क्या स्कोलियोसिस की सर्जरी सेफ है। उनको बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि स्कोलियोसिस की जो सर्जरी है वो सेफ नहीं है, इसीलिए वो स्कोलियोसिस की सर्जरी करवाने से कतराते हैं। और जब कर्व जो है वो बहुत तेजी से बढ़ जाता है और कर्व वो जो है बहुत भयंकर रूप ले लेता है, तभी उन्हें जो है वो डॉक्टर को दिखाते हैं और सही सलाह पा पाते हैं। तो आज हम ये पांचवी जो धारणा है, जो गलत धारणा है कि स्कोलियोसिस की सर्जरी अनसेफ है, आज इसको भी हम बस्ट करेंगे। स्कोलियोसिस की जो सर्जरी है वो आजकल बहुत सेफ हो गई है। इसके कई कारण हैं। इसके जो सबसे पहला कारण है कि वो ये है कि स्कोलियोसिस की जो सर्जरी है वो न्यूरल मॉनिटरिंग के अंदर होती है। न्यूरल मॉनिटरिंग जो है वो एक तरीके का मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसके अंदर हम कुछ तारें जो हैं बच्चे के सर में छोटी छोटी तारें लगाते हैं और जो बाकी तारें हैं वो हाथों और पैरों की मसल्स में लगाई जाती है। इससे हम ब्रेन के थ्रू एक सिग्नल देते हैं जो कि जो नीचे की मसल्स हैं वो पकड़ती हैं। अगर जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सही से काम कर रही होती है तभी जो ब्रेन से सिग्नल होता है वो मसल्स तक पहुंचता है। अगर स्पाइनल कॉर्ड में किसी भी तरीके की इंजरी होती है तो ये सिग्नल जो है वो मसल्स तक नहीं पहुंच पाता है। ये जो मॉनिटरिंग है हम ये थ्रू आउट सर्जरी करते हैं। तो आफ्टर एवरी एक्शन इन स्कोलियोसिस, अगर स्कोलियोसिस की सर्जरी में हमने कहीं से भी हड्डी काटी है, कहीं से भी हड्डी को सीधा करने की कोशिश करी है, तो हम उसी समय जो है न्यूरल मॉनिटरिंग करके जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका स्टेटस जान सकते हैं कि जो सारी स्पाइनल कॉर्ड की इंटीग्रिटी है वो नॉर्मल है, जो नस हमारे पैरों को हाथों को सिग्नल देती है वो नॉर्मली फंक्शन कर रही है कि नहीं। अगर वो नॉर्मली फंक्शन कर रही होती है तो हमारे को और कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। और यही जो रियल टाइम मॉनिटरिंग है, सर्जरी के दौरान मॉनिटरिंग है, न्यूरल मॉनिटरिंग, ये स्पाइन सर्जरी को सेफ बनाती है और स्कोलियोसिस सर्जरी को सेफ बनाती है। दूसरा जो कारण है वो इसके अंदर है कि जो स्कोलियोसिस के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं और जो बहुत सारे सेंटर्स हैं जिसपे अब स्कोलियोसिस होने लगा है और स्कोलियोसिस की फैसिलिटी अवेलेबल है, इस वजह से भी स्कोलियोसिस की सर्जरी सेफ हो गई। तो स्कोलियोसिस के लिए सर्जरी के लिए आप एक अच्छा सेंटर चुने जिसके पास न्यूरल मॉनिटरिंग की फैसिलिटी हो, जो ये सर्जरीज जो है वो रेगुलरली करते हो और इसलिए जो ये सर्जरी है वो सेफ रहेगी। धारणा जिसको हम आज बस करना चाहते हैं वो ये है कि स्कोलियोसिस एक डिसेबिलिटी है और स्कोलियोसिस वाले बच्चे जो हैं वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते। आज हम इस गलत धारणा को भी बस्ट करते हैं। आज हम इस मिथ को बस्ट करते हैं कि स्कोलियोसिस इज अ डिसेबिलिटी। स्कोलियोसिस इज नॉट अ डिसेबिलिटी। स्कोलियोसिस के बच्चे जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी पाते हैं अगर उनका सही टाइम पे इलाज हो जाता है और जो कर्व है उसे करेक्ट कर लिया जाता है, चाहे वो ब्रेसिंग के माध्यम से हो, चाहे वो सर्जरी के माध्यम से हो, और उनको सही गाइडेंस मिलती है, तो स्कोलियोसिस का जो है वो डिसेबिलिटी एक नहीं है। जो स्कोलियोसिस के सारे बच्चे हैं वो अपनी एक नॉर्मल जिंदगी जो है वो जी सकते, रोजमर्रा के जितने सारे काम होते हैं वो सब कर सकते हैं। तो स्कोलियोसिस की जो गर्ल्स हैं वो बिल्कुल शादी कर सकती हैं, उनके विवाहित जीवन में इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो बच्चे भी जो हैं वो नॉर्मल तरीके से बियर कर सकती हैं। तो जो बच्चे होने में भी स्कोलियोसिस जो है वो कोई दुविधा या कोई अड़चन जो है वो नहीं पैदा करता है। तो स्कोलियोसिस के साथ में एक नॉर्मल लाइफ जो है वो जी जा सकती है और स्कोलियोसिस एक बीमारी नहीं है। इसका सही समय पे सही तरीके से इलाज होने पर बच्चे जो हैं वो नॉर्मल जिंदगी जो है वो जी सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि जो स्कोलियोसिस के अराउंड बहुत सारी गलत धारणाएं एसोसिएट हो रही हैं या फिर बहुत सारी जो मिस इन्फॉर्मेशन है, आज उसको हम जो है कुछ हद तक सही कर पाए होंगे और ये जो इन्फॉर्मेशन जो है करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, ये आप अपने नियर और डियर वन से जिनको स्कोलियोसिस की प्रॉब्लम है उनके साथ शेयर करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही स्पाइन रिलेटेड और ऑर्थो रिलेटेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहें।